कि नहीं आई हैं? अभी तक ट्रेन में ही बैठी हैं, ट्रेन तो आया ही नहीं वापस। चलो, ये सब हमने पढ़ लिया था। यस मैम। लिंकेज सबको अच्छे से समझ में आ गया था? मुझे जल्दी से बता दो, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बता मैम बताओ। इनवर्सली बोल। प्रोपोर्शनल टू हाँ, डिस्टेंस। यही तो पूछना, यही सुनना चाह रही थी कि लिंकेज इज डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैम डिस्टेंस। ठीक है, लिंकेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा? उतना कम। ठीक है, और अगर कम है Yes. तो डिस्टेंस ज्यादा। कम है तो लिंकेज ज्यादा। ठीक है, दूरी Yes. कम प्यार ज्यादा, है ना? दूरी कम Yes. प्यार ज्यादा, दूरी ज्यादा प्यार कम। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी कि कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा Yes. दिखेंगे? रिकॉम्बिनेंट कहाँ ज्यादा दिखेगा? जहां पे, बताओ। मैम जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हाँ, होगा। रिकॉम्बिनेशन वहां ज्यादा दिखेगा जहां पे लिंकेज आपका क्या है? कम होगा। कम होगी। लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सूर्यवंशम मूवी में क्या था बच्चे? लिंकेज क्या थी? मैम बहुत बहुत ही, लिंकेज बहुत ही ज्यादा थी, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं आया उसके बच्चे में, है ना? बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा बच्चा पैदा हो गया। चलो, फिर ये हमने एक्सओ एक्स टाइप ये सब पढ़ लिया था। अब सबको सेक्स डिटर्मिनेशन बन जाता है अच्छे से, है ना? जेड 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 डब्ल्यू, हर जगह फीमेल क्या थी? होमोजाइगस। लेकिन एक ही जगह हेट्रोजाइगस थी, कहाँ पे? जहां पे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, केस में। बर्ड्स रेप्टाइल के केस में, है ना? यहाँ पे ये हेट्रो थी। क्या था इसका? जेड डब्ल्यू। क्या था? जेड डब्ल्यू। और मेल क्या था? जेड जेड। तो यही एक सिंगल केस है जहां पे आप बोल सकते हैं कि फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू मेल और फीमेल, है ना? हर जगह देखो, हर जगह बोला जाता है कि अरे तुमने बेटी पैदा किया, लेकिन क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल? अरे उसके फीमेल कहाँ से रिस्पॉन्सिबल होगी जब उसके जीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है? फीमेल छोड़ो, उसका जीन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और मेल में क्या है कि मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन उसका जीन तो रिस्पॉन्सिबल है ना? यस मैम। लेकिन इस केस में फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक, चलो। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आ गया था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताओ क्या होता है? मैम यहाँ पर 3 टाइप के मैम डोमिनेंट एलील्स होते हैं, फिनोटाइप्स। और मैम सबके सब जो थे मैम वो डार्क स्किन कलर हाँ, दे रहे थे। एक ही चीज के लिए बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। और प्लियोट्रॉफी में एक सिंगल जीन बहुत सारा कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन, और प्लियोट्रॉफी मतलब सिंगल जीन। यस मैम। प्लियोट्रॉफी में हमने पढ़ लिया था, एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे हमने अच्छे खासे ना। जेनेटिक डिसऑर्डर में आते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बच्चे? फैमिली ट्री। देखो क्या है कि इंसानों के क्रोमोसोम को पढ़ना मुश्किल है, एक एक क्रोमोसोम को तो हम पढ़ नहीं सकते, और एक एक क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस है वो नहीं पढ़ सकते। एक एक क्रोमोसोम में इतने सारे कैरेक्टर हैं, इतने जीन हैं, तो एक एक का हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फैमिली ट्री पढ़ते हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, फैमिली ट्री पढ़ते हैं कि अगर माँ बाप में कोई बीमारी है तो क्या वो बच्चों में जाएगी, इनहेरिटेंस होगी। तो फैमिली ट्री के तौर पे जो हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज द यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? क्यों? बिकॉज वी कांट स्टडी ईच एंड एवरी सिंगल जीन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि 46 है, पेयर में हो बहुत सारे, एक एक जीन में बहुत सारे, एक एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन है, तो हम नहीं पढ़ सकते उतना डिटेल। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक फैमिली ट्री टाइप पढ़ते हैं जो हमको बताता है कि कौन से कैरेक्टर आगे जा रहे हैं। स्पेशली हम क्या पढ़ते हैं इसमें? डिजीज का एनालिसिस। क्या करते हैं? डिजीज की भविष्यवाणी करते हैं। किसकी भविष्यवाणी? डिजीज प्रेडिक्शन। डिजीज प्रेडिक्शन करते हैं।
कि आगे जनरेशन में जाएगा बीमारी की नहीं जाएगा। किसको हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बेटा को हो सकता है, किसको हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको पढ़ने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं। अगर डब्बा बना है, ठीक है, खाली डब्बा है, तो वो कौन है, मेल। ऐसे भी मेल डब्बा ही होता है ना, खाली डब्बा। Yes, ma'am. खाली डब्बा बोलेंगे कि मैम जो है ना बिल्कुल हर क्लास में मेल को बिल्कुल छोड़ती नहीं है ना, कुछ ना कुछ बोल ही देती है उनके बारे में। तो मेल क्या है, खाली डब्बा, ऐसे याद रखना, याद रहेगा, इसलिए इसलिए बोला, ठीक है, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए बोला है। मेल इज खाली डब्बा एंड फीमेल क्या है, सर्कल है, ठीक है, प्यारी सी सूरत। फीमेल सर्कल है, प्यारी सी सूरत। ओके। अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर है तो बिल्कुल कैसा है, भरा हुआ डब्बा, ठीक है, और भरा हुआ सर्कल, बिल्कुल ये क्या शो कर रहा है, अफेक्टेड। अगर बीच में एक लाइन है इन दोनों के बीच में, दैट इज मेटिंग, मतलब शादी हो चुकी है। और अगर इस तरह का लाइनिंग के बाद नीचे इस तरह की लाइनिंग है, इसका मतलब कि भाई जनरेशन बता रहे हैं, आगे क्या बच्चे पैदा हुए। अगर ये जनरेशन यहाँ पे 2 में ये दिख रहा है, मतलब ये डॉटर है और ये क्या है, सन है, ठीक है। और इस Yes, तरह ma'am. का अगर है, इस तरह का दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, ठीक। ओके। Yes, ma'am. अब Yes, आगे ma'am. देख लो, जैसे यहाँ पे ही हम देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल मेल बता रहा है, ठीक, और ये हमारी नॉर्मल फीमेल बता रही है। लेकिन ये जो आधा है, आधा क्या बता रहा है, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल मैम मतलब थोड़ा सा बीमारी को, मैम थोड़ा सा जूम करिएगा। अच्छा जूम कर, बोल दिया करो पहले, सही में मेरे दिमाग से उतर गया, जूम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Yes. ये बता रहा है, अगर आधा सर्कल रंगा है मतलब कैरियर फीमेल है, मतलब ये बीमारी को ले जा रही है, लेकिन इसको है नहीं बीमारी, मतलब इसके किसी रिसेसिव जीन में क्या है, बीमारी है, ठीक। ये आगे ले जाएगी लेकिन ये खुद अफेक्टेड नहीं है। फिर है हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक फीमेल, मतलब पूरा का पूरा सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल, ठीक। और ये हो गई नॉर्मल फीमेल। ये समझ में आया, नॉर्मल फीमेल बिल्कुल क्लियर, कैरियर Yes. वाली आधी, और हीमोफिलिक पूरा अगर डिजीज है तो बिल्कुल, ठीक है। Yes, ma'am. नॉर्मल मेल ऐसा, और हीमोफिलिक मेल बिल्कुल कलर वाला डब्बा, ठीक है। मैम जो कैरियर वाली है वो मैम वो आगे ले जाएगी डिजीज को। हाँ, डिजीज को आगे ले जाएगी, वो खुद अफेक्टेड नहीं है, आगे ले जा रही है। क्यों, मतलब इसके पास हेट्रोजाइगस है, ठीक है, इसके पास मैम कैसा है जीन, मैम मेल में आधा क्यों नहीं है? मेल में आधा इसलिए नहीं क्योंकि ये क्लियर है, भाई ये क्लियर है। नहीं, मेल में नहीं होता, कुछ डिजीज ऐसी हैं बच्चे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, मेल में नहीं होता। अब मान लो जैसे एक्स एक्स लिंक डिजीज है, तो मेल में तो एक ही एक्स पाया जाता है ना। Yes, ma'am. इसमें इसमें देखो एक्स एक्स है, इसमें एक्स वाई है, मान लो ये एक्स एक्स लिंक डिजीज है, तो इसका मान लो ये वाला जो एक्स है ना, ये क्या ले जा रहा है, इसमें क्या है, बीमारी है, हीमोफीलिया बीमारी है। और ये बिल्कुल क्या है, फ्रेश है, इसको कोई बीमारी नहीं है। ये वाले में, ये वाली जो कॉपी है एक्स की बिल्कुल अच्छी है, और ये वाली जो कॉपी है एक्स की ये करप्टेड है। इसमें क्या कोडिंग दिया है, इसमें म्यूटेशन आ गई, कुछ चेंज आ गया जीन में, और इसकी वजह से ये क्या हो गई, हीमोफिलिक हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चे, कैरियर हो गई ना, ये कैरियर हो गई, ये Yes, आगे ले जा रही। देखो अब ये दोनों ही इसमें पाए जाएंगे तो इसको ये बीमारी होगी। लेकिन मेल के केस में क्या है, मेल के केस में कोई दूसरा एक्स है इसको मास्क करने वाला। अगर मान लो यहाँ पे जैसे, अगर मान लो मेल जो है आधा, नहीं नहीं आधा तो होगा नहीं, हाँ यहाँ पे बीमारी है मेल में, ठीक है, यहाँ पे बीमारी, इसका मतलब कि मेल के पास कौन सा आ गया है, एक्स आया है, एक्स एच आया है। अगर ठीक है मेल के पास सिंगल भी करप्टेड फाइल आ गई तो वो बीमार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास दूसरा फ्रेश फाइल नहीं है उसको मास्क करने के लिए। यहाँ पे तो दूसरा फ्रेश फाइल है ना, Yes, ma'am. yes, दूसरा ma'am. फ्रेश जीन है, ये इसको क्या बोलेगा, चुप कर, तुझे आगे नहीं जाना, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंगल भी करप्टेड है, तो इसको मास्क करने के लिए दूसरा एक्स नहीं है, दूसरा क्या है, वाई है, तो ये बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इसको समझते हैं और अच्छे से कि क्या होता है।
अब देखो पेडिग्री में सबसे पहले समझो कि पेडिग्री में है क्या, क्या होता है पेडिग्री। मैम हाँ मैम अगर मेल से एक्स आएगा तो मैम वो तो फीमेल बन अभी जाएगी ना। अभी अभी मैं समझाऊंगी बच्चे कि मेल से एक्स आएगा तो क्या होगा। ये वाला जो है आपका एक्स लिंक डिजीज है, आगे मैं डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। पहले हम इसका बेस देख लें, पहले बोलो देख यस लें, ठीक है। यस मैम। चलो ये क्या बोल रहा है आपको, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग बिगेन आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो हम देखना शुरू किए मेंडल के वर्क के बाद। अब देखो क्या है कि हम बिल्कुल इसके ह्यूमन के ट्रेट को, एक एक ट्रेट को हम नहीं पढ़ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम है, बहुत सारे जीन है। टू to study inheritance patterns of a particular trait of human, and alternative method यूज किया जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, ये मैं क्यों बता रही हूं, अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, व्हाई वी डू द पेडिग्री एनालिसिस, ये आप लिखोगे, ठीक है, 12th में। इनहेरिटेबल म्यूटेशन कैन बी स्टडीड बाय जनरेशन जनरेटिंग अ पेडिग्री ऑफ फैमिली। इसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं बच्चे, म्यूटेशन, ठीक है, मतलब डिजीज, क्या पढ़ रहे हैं, डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेबल म्यूटेशन मतलब जीन, म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में थोड़ा चेंज आना, कुछ भी चेंज आ जाना, ठीक है। हल्का फुल्का भी चेंज अगर आ जाता है जीन में तो बड़ा आपको देखने को मिलता है चेंजेस, ओके। जीन डिफेक्ट हो जाना, ये किसकी वजह से होता है, म्यूटाजेंस, जैसे यूवी रेज की वजह से, यूवी रेज, एक्स रेज, या फिर कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म लेने से भी क्या होता है, जीन हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो Yes, उनको ma'am. क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। बहुत लंबे समय तक अगर हम देखना चाह रहे हैं कि किसको किसको ये बीमारी होगी, मान लो आप अपने ही घर से डायबिटीज के बारे में पढ़ रहे हो, डायबिटीज का पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हो, तो देख रहे हो कि अच्छा इससे इसको हुआ, इससे इसको हुआ, आगे किसको किसको और हो सकता है। या फिर कोई किसी को हीमोफीलिया हो गया, जैसे इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली थी, Yes, ठीक है, ma'am. Victoria queen की विक्टोरिया, family पूरी. विक्टोरिया क्या थी, कैरियर फीमेल थी हीमोफीलिया की। Yes. अब उनको तो नहीं था, पता नहीं चला, क्योंकि उनको तो दिखता नहीं था, क्योंकि वो होने के लिए दोनों एक्स अफेक्टेड होने चाहिए थे, लेकिन उनका एक एक्स अच्छा था, एक एक्स जीन अच्छा था, दूसरा वाला अफेक्टेड था, तो जो अच्छा था उसने उसको मास्क कर रखा था। लेकिन वो जब उनके बेटे में गया, वो वाला एक्स जीन जब एक बच्चे में चला गया, तो वो बच्चा क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। और वही वो जो बच्चा है वो उसने वो वाला एक्स जीन किसको दिया, अपनी डॉटर को दे दिया, समझ गए। तो इस तरह से ये चीजें इनहेरिटेड होती जाती, ओके। Yes. सो इट इज यूजफुल फॉर genetic counselor to advise intending couples about the possibility of having children with genetic defect, hemophilia, color blindness, alkaptonuria, phenylketonuria, thalassemia, sickle cell anemia, ठीक है। इस तरह की जो डिजीज है मेनली, इससे ये पता चलता है कि भाई आगे आपके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। तो ये क्या है, एक तरह से जेनेटिक प्रेडिक्शन है, डिजीज प्रेडिक्शन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये क्या है, जेनेटिक लॉजी, आगे Yes, आप ma'am. पढ़ लो कि क्या क्या बीमारी हो सकती है, ओके। सो पेडिग्री की एक ट्रिक है बच्चे, पेडिग्री की एक ट्रिक है जो सभी यूज करते हैं, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये सभी यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉमन ट्रिक है। मैम पेडिग्री तो कुत्ता खाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो पेडिग्री की ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि देखो 4 तरह के डिजीज हो सकते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। इसका मतलब क्या है, जो ऑटोजोमल है डिजीज वो किस में होंगे, आपके ऑटोजोमल क्रोमोसोम में होंगे, 22 Yes, पेयर, ma'am. 22 पेयर यस में से किसी में भी हो जाएंगे। और जो सेक्स लिंक वाले हैं, ठीक है, 22 पेयर्स में से किसी में हो जाएगा। और सेक्स लिंक वाला किस में होगा बच्चे, 23rd, One pair. Yes, ma'am. 23rd पेयर में होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें होगा, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल जो डोमिनेंट डिजीज होंगे, और
ऑटोजोमल आपके जो पूरे बॉडी के सेल हैं, ठीक है, बॉडी के जो सेल हैं, बॉडी के जो क्रोमोसोम हैं, उनमें अगर कोई बीमारी हो रही है और वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो इस तरह की बीमारी स्किप करती है जनरेशन। क्या करती है, जनरेशन को स्किप करती है। आगे आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा बच्चे, बिल्कुल मतलब घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, पहले ध्यान से इसको सुन लो। ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होगा कि एक भी अगर आपका क्या है, अफेक्टेड है, तो क्या होगा, आगे वो मैम वो चला आगे जाएगा बीमारी, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ, इसमें हाँ, मैम इसमें एक जनरेशन मैम कैरियर होती है और एक जनरेशन मैम इफेक्टेड होती है। हाँ, इसमें देखो एक ना स्किप हो जाएगा, बीच बीच में जनरेशन क्या होंगे, स्किप होंगे, तो आपको ना पेडिग्री बना के आएगा, मान लो इस तरह से पेडिग्री बना के आया, ओके, यूं दे दिया, और फिर बोल रहा है कि ये जनरेशन में, इस जनरेशन में क्या हो गया, स्किप हो गया, इस जनरेशन में स्किप हो गया, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है, आगे फिर क्या बोल रहा है कि ये वाला जनरेशन स्किप हुआ मान लो, और आगे फिर क्या बोल रहा है कि इनके जो बच्चे थे, ठीक है, ये अफेक्टेड थे, ये अफेक्टेड थे, लेकिन आगे चल के फिर से जो इसके बच्चे हुए वो अनअफेक्टेड थे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस बीमारी के बारे में बात कर रहा, ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये Okay, ट्रिक ऐसे काम करती है कि जब आपको पेडिग्री देगा, ठीक है, जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक क्या काम कर रही है। अगर आप देखेंगे कि पेरेंट अफेक्टेड है, ऊपर दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चे, डार्क कर दिया, पेरेंट क्या है, अफेक्टेड है, लेकिन आगे जो बच्चा आया है वो क्या है, अनअफेक्टेड है। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम ये लेकिन कैसे, यहाँ पर तो एक जनरेशन में स्किप हो गई ना डिजीज, तो हमने क्यों हाँ, लिखा कि डोंट जनरेशन? डोंट स्किप जनरेशन, ओहो मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने सही लिखा है, सही लिखा है, मैं गलत बोल रही हूँ अभी, मैं गलत बोल रही हूँ अभी, सही लिखा है मैंने। ऑटोजोमल डोमिनेंट में बच्चे कि जो पेरेंट अफेक्टेड हैं, हो सकता है कि उसमें जो कैन हैव अनअफेक्टेड, ठीक है, मतलब एक बच्चा अनअफेक्टेड हो सकता है लेकिन दूसरा बच्चा अफेक्टेड होगा, इसमें स्किप नहीं होता है, मैं उल्टा बोल रही थी, ठीक है, इसमें स्किप नहीं होता है, इसमें हर जनरेशन में बीमारी होगी, लेकिन एक अफेक्टेड हो सकता है, एक दूसरा अफेक्टेड नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा अफेक्टेड ओके। नहीं भी हो सकता है। तो जहां भी आपको दिखे कि अफेक्टेड पेरेंट है, ठीक है, और वहां पे एक अफेक्टेड है दूसरा अफेक्टेड नहीं है, या फिर मान लो दो अफेक्टेड नहीं है, तो लेकिन हर जनरेशन में वो बीमारी जा रही है, इसका मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तभी तो बीमारी आगे जा रही है ना। डोमिनेंट वाले क्या करेंगे, डोमिनेंट वाले जो रिसेसिव जीन है उसको चुप करा करके आगे बढ़ेंगे ही, मास्क करेंगे ना। ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करते हैं। रिसेसिव में बच्चे क्या होगा, दोनों आपको जीन अच्छे, दोनों खराब होने चाहिए। रिसेसिव तो तभी अपना कैरेक्टर दिखा पाता ना जब दोनों स्ट्रांग हो, दोनों ही अफेक्टेड हो, सिंपल सी बात है। तो जब दोनों अफेक्टेड होंगे तभी ये आगे शो होगा। तो यहाँ पे स्किप हो जाएगी जनरेशन, मान लो एक जनरेशन में आया ही नहीं, एक जनरेशन में आया ही नहीं, जैसे ब्लड ग्रुप की बात करते बच्चे, ए बी रहता है ना, तो रिसेसिव ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा कब आएगा, जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों के ओ मिल जाएंगे तभी जाकर के ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा आएगा। अब मान लो कि जो बच्चे आए हैं कोई ए ब्लड ग्रुप वाला आ गया, दूसरा आ गया ए बी ब्लड ग्रुप वाला, तीसरा बच्चा हुआ ही नहीं, तीसरा ऐसा कोई चांस ही नहीं हुआ कि ओ मिल सके, तो नहीं आ सकता, स्किप हो सकता है जनरेशन। तो वैसे ही ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या है, दोनों आपके क्या होने चाहिए, दोनों जीन करप्टेड होने चाहिए, दोनों जीन करप्टेड होने चाहिए, तभी आपके बच्चे में दिखेगा। तो ये स्किप कर देता है जनरेशन इसी वजह से। अनअफेक्टेड पेरेंट, जो अब मान लो पेरेंट है ना, पेरेंट अनअफेक्टेड है, ठीक है, इनको नहीं था, लेकिन आगे चल के हमको दिख गया, आगे चल के हमको दिख गया कि भाई बच्चे में है,
ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि आगे जो था, आगे इनके जो पेरेंट थे, इनके जो पेरेंट थे उनमें उनमें कैसा था, उनमें कैसा था, एक में मान लो, Affected. हाँ, दोनों में से किसी एक के पास या दोनों में से दोनों के पास एक एक फाइल क्या थी, करप्टेड थी। Yes, एक ma'am. एक फाइल हमने देखा है ना कि जो रिसेसिव वाला आपको कब देखने को मिलता है, F2 जनरेशन में। रिसेसिव वाला आपको F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिलता, लेकिन F2 जनरेशन में ये दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो या Yes, तो ma'am. कोई एक अफेक्टेड था जिसका नहीं आ पाया, मास्क हो गया, या फिर दोनों के जो है, दोनों के पास हेटेरोजाइगस थे, दोनों के पास एक एक करप्टेड फाइल था, जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा, आगे दिखा। ठीक है, तो ऐसे भी हम जानते हैं कि रिसेसिव वाला आपको कब मिलता है, सेकेंड जनरेशन में, जब आपको उम्मीद नहीं है कि सेकेंड जनरेशन में ऐसा कुछ हो जाएगा। सारे के सारे टॉल लिए थे, है ना, सारे के सारे टॉल लिए थे, लेकिन उस जनरेशन में ड्वार्फ लिया ही नहीं था, लेकिन आपको क्या दिख गया, ड्वार्फ बच्चा दिख गया। तो वैसे ही सेम ऑटोजोमल रिसेसिव में होता है कि आपको उस जनरेशन में उस बीमारी वाला कोई दिखेगा ही नहीं, लेकिन आगे आपको बच्चे दिख गए उस जनरेशन में। ठीक है, ऐसे ही आपका जो AB, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो पुराने किसी जनरेशन का आ जाता है। ठीक है, नाउ सेक्स लिंक डोमिनेंट, ये किसमें होगा बच्चे, देखने को मिलेगा आपके सिर्फ और सिर्फ आपके किसमें देखने को मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम में। किसमें देखने को मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट मतलब अगर किसी एक में भी प्रेजेंट है तो एक्स लिंक रिसेसिव, दोनों फाइल करप्टेड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों फाइल करप्टेड। रिसेसिव जहां है वहां पे दोनों के दोनों जीन करप्टेड होने चाहिए। डोमिनेंट जहां है एक भी करप्टेड है तो चलेगा। ठीक है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, इसमें फादर से सन नहीं जाता, फादर से डॉटर जाता है। ठीक है, और सेक्स लिंक रिसेसिव में डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, इसमें मदर से सन में जाता है। कैसे जाता है ये हम आगे देखते हैं। ओके, ये आपका एक पेडिग्री है, ये आपका एक पेडिग्री है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है कि एक ये आपका अफेक्टेड है। ठीक है, ये अफेक्टेड है, तो इनके जो बच्चे हुए, चिल्ड्रन जो हुए, कुछ अफेक्टेड हुए और कुछ बिल्कुल अनअफेक्टेड हुए। ये वाला पार्ट बिल्कुल अनअफेक्टेड हुआ। तो अगर आपसे इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो ये किस तरह का है पेडिग्री, किस तरह का पेडिग्री है, किस तरह का डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट, जिसमें पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चा अनअफेक्टेड है। पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चा अनअफेक्टेड है, तो क्या है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट। रिसेसिव। डोमिनेंट, पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चा अनअफेक्टेड है। ठीक है, पेरेंट अफेक्टेड है लेकिन बच्चा अनअफेक्टेड है। ठीक है, रिसेसिव में क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट है। हमने पढ़ा ना कि मतलब जो एक पूरा का पूरा पेरेंट हमने टॉल लिया था, पूरा का पूरा पेरेंट टॉल लिया था, लेकिन बच्चे कैसे हो गए, बच्चे ड्वार्फ पैदा हो गए। तो वहां पे अनअफेक्टेड थे लेकिन अफेक्टेड आ गए। यहाँ पे बच्चे सेम क्या है कि इसका उल्टा है कि अफेक्टेड पेरेंट है लेकिन बच्चा क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कि कोई पेरेंट अफेक्टेड है लेकिन एक जनरेशन अनअफेक्टेड है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट है। इसके क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी तो आपको ये समझ में आएगा अच्छे से कि कहाँ पे क्या ट्रिक, बस मतलब ना आपको इसको याद नहीं करना, आप देखो और आपको आंसर बन जाए। यस मैम। ओके, चलो अब हम मेनली पढ़ रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, अगर हमारे जीनोम में, क्रोमोसोम में, जीन्स में अगर कुछ क्या आ गई, डिस्कम्फर्ट आ गया, कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई, कुछ म्यूटेशन आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक नहीं होते ना, क्योर नहीं होते, नॉट क्योरेबल, कुछ नहीं कर सकते भाई, वो आगे पास ऑन होंगे ही होंगे। आप उसको पास ऑन नहीं कराने के लिए आप ऐसे बंदे से शादी कर सकते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी आपको चेक करना होगा ना कि इसके पूरे फैमिली ट्री में इस तरह का कुछ ना हो। यस मैम। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी मेंडेलियन डिसऑर्डर,
और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बच्चे हम पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गया। और क्रोमोसोम कौन सा अफेक्टेड हो सकता है? या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम अफेक्टेड हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। या तो क्रोमोसोम का कोई पार्ट कटा हुआ होगा, या तो पूरा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाएगा किसी, ठीक है। जब सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है उस समय अगर अच्छे से सेल डिवाइड नहीं हुआ, मैंने सेल चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि भाई 23 पेयर इधर आ गए, 23 इधर आने चाहिए, तो 23 नहीं आके एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 22 रह गया, ठीक है। या तो सिंगल सिंगल अलग हो गया, सिंगल एक टूट करके उसमें चला गया, समझ गए। जब ये एनाफेज होता है ना, एनाफेज जब होता है बच्चे, उस समय बहुत जरूरी होता है कि अच्छे से बिल्कुल पकड़ हो और अच्छे से डिवीजन हो। अगर ये अच्छे से डिवीजन नहीं हुआ, मान लो ये पूरा का पूरा सेल एक तरफ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, पूरा का पूरा मतलब क्रोमोसोम एक तरफ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर मैम वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो जाएगा फिर। हाँ, पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा ना। अब देखो क्या है यस कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम गया, अब मान लो पूरा का पूरा मैम पेयर चला गया तो, ठीक है, पूरा का पूरा मैम पेयर भी मतलब जा सकता है। चेंज इन द सेंस हाँ, मैम वो इंसान ही लगेगा ना। नहीं, इंसान क्या लगेगा, कुछ इंसान जैसे लगते हैं हल्के फुल्के और कुछ तो बिल्कुल एकदम ही चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। अगर मैम मान लो वो 2-3 पेयर चले गए तब तो मॉन्स्टर ही बन जाएगा। मैम एक आप फोटो देख, आपने दिखाई थी ना, वो पूरा उल्टा था वो इंसान मैम हाँ उस टाइप का। नहीं वो तो बीमारी थी। देखो एक क्या हो सकता है कि वो दिमाग में बैठ गया नहीं, टेटनस, वो तो बीमारी थी, बैक्टीरियल डिजीज थी, ठीक है। देखो एक चीज ऐसा हो सकता है, आप देखते हो ना कि 2 सिर वाला इंसान, 2 सिर वाला यस बच्चा पैदा हो गया, तो वो यही है, यही दिक्कत है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा चला गया उसके पास। सिर बनाने मैम वाले जो, सिर बनाने वाले जो ये थे ना क्रोमोसोम, जो जीन थे वो एक्स्ट्रा चले गए उसके पास। तो जैसे हम रावण के बारे में पढ़ते हैं 10 सिर, अगर मान लो उसके पास सही में 10 सिर होगा तो इसका मतलब उसका क्रोमोसोम अफेक्टेड था, बहुत ज्यादा ही अफेक्टेड था कि उसके पास 10 सिर हो गए। मैम लेकिन मैंने ना एक 10 डिस्कवरी सिर में देखा एक्चुअली था वो उसके 10 सिर थे नहीं, 10 सिर इसलिए बोला जाता है मतलब उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग था, 10 गुना ज्यादा दिमाग था, 10 सिर नहीं था। मैम मैम मैंने एक बार डिस्कवरी में देखा था कि मैम एक आदमी था मैम, उसका आगे भी चेहरा था और उसका पीछे मैम बाल नहीं था मैम, चेहरा था, और मैम फिर उसने लास्ट में सुसाइड कर लिया। हाँ, तो ये सारे जो है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल होते हैं ना, जब सेल डिवीजन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब चेक करते हैं। जो आपका चेकिंग पॉइंट आता है वो क्यों आता है? यही चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ठीक नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, यस तो मैम। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, देखो सेक्स क्रोमोसोमल वाले में क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, सुपर मेल बन गया, सुपर फीमेल बन गई, है ना, या एक क्रोमोसोम कम ही हो गया। यस मैम। फिर है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर भाई मेंडल ने किसकी बात की थी? जीन की बात की थी, फैक्टर की बात की थी, है ना, जीन की बात की थी। तो अगर जीन में कोई चेंज आ गया, थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया, मान लो किसी का जीन का, भाई जो अमीनो एसिड बन रहा था उसका ये था कोडिंग, अब जी नहीं बन के यहाँ पे जी बन गया, इतना सा भी माइनर चेंज हो गया बच्चे, तो ये क्या कर देगा? डिजीज कॉज कर देगा, ठीक है। सिंपल, इतना छोटा छोटा माइनर, अगर आपके जो टीआरएनए है ना, एमआरएनए ने थोड़ी सी गलती कर दी, लापरवाही की, और इतना बड़ा डिजीज हो सकता है, जेनेटिक डिजीज। मैम जैसे सिकल सेल एनीमिया में मैम वो 6th हाँ, पोजीशन में ग्लूटामिक हाँ, की जगह वलीन बन जाता ग्लूटामिक है की जगह वैलीन आ जाता है, ग्लूटामिक की जगह वैलीन आ जाता है, और ग्लूटामिक आपका जी से बनता है, तो वहां पे यस ये थोड़ी सी चेंज की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से होता है कि भाई अच्छे से आयरन मतलब डाइट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर में
ये आएगा आपका जीन में अगर कोई डिफेक्ट आ गया, समझ गए? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूरा का पूरा क्रोमोसोम खराब, या पूरा का पूरा क्रोमोसोम खराब क्या मतलब एक क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, या पूरा का पूरा पेयर प्रेजेंट है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों आता है? जब आपका एनाफेज है, जब सेपरेशन हो रहा है तो सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया, गलत सेपरेशन हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा एक चला गया एक तरफ। ओके, तो बच्चे ये जो डिसऑर्डर हैं आपके पता चल जाते हैं एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस पढ़ा है पिछले चैप्टर में आपने, यस मैम। उसमें पता चल जाता है आपका। उसी यस मैम, लोग एमनियोफ्लूइड से। एमनियोसेंटेसिस कराते हैं स्पेशली जिनके पेरेंट अफेक्टेड होते हैं, वो जरूर एमनियोसेंटेसिस कराते हैं ताकि ये देख सके कि बच्चे में कहीं वो जेनेटिक डिसऑर्डर पास ऑन तो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन दुख की बात ये है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं बच्चे जो 30 साल के बाद देखने को मिलते हैं, पहले नहीं पता चलता है, बाद में जाके 30 साल बाद पता चलता है कि ये तो बंदा जेनेटिक डिसऑर्डर था इसमें, समझे? और उसके बाद मैम, पता ये चलता कौन से है कि disorder अब होते वो, हाँ, ये कौन से डिसऑर्डर होते हैं? हंटिंगसन। इसमें क्या होता है कि जो बंदा है 30-50 साल का जैसे होने लगता है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। अब उसको पैर कहाँ रखने हैं, उसको कैसे खाना है, उसका हाथ आंख मुंह का कोऑर्डिनेशन नहीं बनने लगता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। उसके जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो डेड होने लगते हैं, पता चलता है कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब वो कभी क्योर भी नहीं हो सकता, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। मैम आप तो जैसा कुछ बता रही हैं मैंने एक मूवी में ऐसा देखा है, एकदम सेम जैसा आप बता रही हैं वैसा वैसा हो गया था उसका। हाँ, तो वही है कि किसी भी समय कोई भी दुख आ सकता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर तो बहुत खराब होते हैं, ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि भाई स्टार्टिंग में पता नहीं चला, बच्चा पैदा हो गया उस समय पता नहीं चला, 6 महीने बाद पता चल रहा है बच्चे को बीमारी है। तो अभी हम पढ़ेंगे सारी बीमारियों के बारे में, ओके। और जब हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर से ये फीलिंग आती होगी कहीं ये मेरे को तो नहीं है यस मैम। है ना, है ना, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा आती है ना। टेटनस Yes, जब दिखाया होगा, टेटनस जब मैंने आपको दिखाया होगा तो आपको लगा होगा कि कहीं गलती से मैं गार्डन में गई और मुझे तो इस बैक्टीरिया ने नहीं काट लिया कभी, है ना, कभी काट ले तो क्या हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे ना स्लीपिंग सिकनेस है मैम, मैं बहुत सोती हूँ, पर ऐसा मैंने फिर हाँ, गूगल पे डाला कि स्लीपिंग सिकनेस के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा सोते हैं तो उसे हाँ, स्लीपिंग सिकनेस। यस ओके, मैम, कुछ डाउट होता है तो हम लोग मतलब उसके सिम्टम्स सर्च करते हैं कि हमें हाँ, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ। तो अभी अभी जब आप ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा डर लगेगा, ठीक है तो जीन म्यूटेशन, देखो जीन में डिफेक्ट अगर आया तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडल ने क्या बात की थी, जीन की बात की थी। अब सिंपल से लिख लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे। यस अब मैम। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी 2 तरह का होगा। ऑटोजोम्स, भाई जीन तो ऑटोजोम्स में भी पाए जा सकते हैं और जीन सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, तो दोनों, ठीक है। तो आगे हम इसको देख लेते हैं। ऑटोजोमल में जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हाइट वाइट टंग वगैरह जो आगे निकल जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, जैसे कि स्टेराइल हो गया पर्सन, है ना। और म्यूटेशन ऑटोजोम्स में आपका जैसे आ गया सिकल सेल एनीमिया आ गया, और सेक्स वाले में हीमोफीलिया आ गया। चलो आगे पढ़ लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को याद करने की ट्रिक है कि जो एच सी वर्मा सर है ना, एच सी वर्मा सर को सब जानते हो, फिजिक्स के सर, यस सर। है ना। एच सी वर्मा सर, ठीक है, से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे किसकी, फिजिक्स की, ठीक है, यस यस मैम। ओके। या फिर ऐसे याद करो, एच सी वर्मा सर से पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स, ठीक है। एच सी वर्मा सर टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ऐसे याद कर लेना। एच सी वर्मा सर टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एच सी वर्मा सर टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, यस मैम। ठीक है। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये बीमारी आपका आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो पहले नाम तो पता हो कि कौन कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो आपके एनसीईआरटी में आपको दिया है। तो कौन कौन है, हीमोफीलिया है,
सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ठीक, समझ गए क्या ट्रिक है? एचसी वर्मा सर, एचसी वर्मा सर टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। मैम Okay, मुझे yes, लिख ma'am. भी दीजिए प्लीज। ओके, लिख लो, बुक में लिख लो, ठीक है, बुक में लिख लिया करो जब भी मैं इस तरह के ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। एचसी वर्मा सर टीच करेंगे, लिख लो अभी मेरे साथ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़ जाए। Yes, ma'am. हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोजोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, ऑटोजोमल जो डिसऑर्डर होंगे उसमें भी डिवीजन है किसका? ऑटोजोमल डोमिनेंट का, जिसके लिए एक काफी है। जिसके लिए क्या काफी है? एक जीन काफी है, एक डिफेक्टेड जीन काफी है। ऑटोजोमल रिसेसिव, बोथ जीन शुड बी Affected. डिफेक्टिव, ठीक है, Yes, बोथ ma'am. जीन डिफेक्टिव होना चाहिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया में दोनों जीन डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर आने के लिए दोनों जीन का होना जरूरी होता है, ये हम जानते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर आने के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ बनने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए? रिसेसिव होना चाहिए, दोनों को रिसेसिव होना चाहिए। ओके, मायोटोनिक, इसका एक बीमारी है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये मेल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये आपके मसल्स का पढ़ा है आपने लोकोमोशन Yes, चैप्टर में, यस मैम। locomotion में पढ़ा है. ठीक है। तो जब अगर मसल्स वगैरह में मस्कुलर स्पाज्म टाइप की चीजें हैं या बोन्स वगैरह में दिक्कत आ गई तो वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। फिर हंटिंगसन डिजीज मैंने बताया कि भाई इसमें क्या होगा कि 30 से 50 साल के एज में देखने को मिलेगा आगे जाके। डिम्पल इन चीक्स क्या है? ये एक तरह का डिसऑर्डर है बीमारी. गाल का। भाई आपके गाल पूरे भर नहीं रहे, वो अंदर गड्ढे हो जा रहे हैं, डिम्पल इन चीक्स, ठीक मैम है। ये तो अच्छे लगते हैं. हाँ, ये अच्छे लगते हैं, है ना, कुछ गलतियां अच्छी भी होती हैं, कुछ गलतियां अच्छी होती हैं, मैम आपकी आ नहीं, रही कल अच्छी? ठीक है। ओके, म्यूटेशन बीमारी नहीं है, लेकिन एक तरह का भाई जीन में चेंज आ गया ना। तुम्हारे गाल बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, अब गड्ढे हो गए गाल में। म्यूटेंट अलील इज डोमिनेंट, म्यूटेंट अलील क्या होना चाहिए? वो डोमिनेंट होना चाहिए। जो अलील है वो क्या होना चाहिए? जो करप्टेड फाइल है वो क्या होना चाहिए? डोमिनेंट। यहाँ पे करप्टेड फाइल क्या होना चाहिए? रिसेसिव, दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव की बीमारियां कौन कौन सी बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए। डोमिनेंट की बीमारी क्या है, ये सब याद करना पड़ेगा। डोमिनेंट की बीमारी कौन है? हंटिंग्टन, ठीक है। डिम्पल इन चीक ये तो नहीं आएगा, हंटिंगटन्स का आता है। फिर ऑटोजोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया बहुत पूछा जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज रिसेसिव, दोनों आपको क्या चाहिए? अगर कोई मान लो किसी को है बीमारी तो दोनों क्या होना चाहिए? अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, ओके। थैलेसीमिया ये भी आपका इसी में आ जाएगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, म्यूटेंट अलील इज रिसेसिव, म्यूटेंट अलील क्या होना चाहिए? रिसेसिव होना चाहिए, ओके। चलो, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। Okay, ma'am. ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? These are traits whose encoding gene is present on any of the autosome, किसी भी ऑटोजोम में प्रेजेंट होगा। मान लो ऑटोजोम है ए और ए है, ठीक है, कोई एक है ऑटोजोम ए है, ओके। एंड वाइल्ड टाइप अलील इज रिसेसिव टू इट म्यूटेंट अलील। इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी मतलब जो भी करप्टेड है वो क्या होना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए। वो अगर स्मॉल है, वो अगर मान लो ये फाइल है, ठीक है, ये वाला जीन है और ये करप्टेड है, मान लो ये करप्टेड है, ठीक है, मान लो इसमें हंटिंगटन डिजीज है तो ये बीमारी कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये करप्टेड है तो ये अकेला बीमारी कॉज करने के लिए क्या है?
काफी है। हाँ, तो चलो अब मुझे जरा बता देना, मैं 3 केस ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे बताओ कि किस किस केस में बीमारी होगी। मैम पहले और तीसरे वाले में। ठीक है, मैम इसमें पहले में बीमारी होगी क्योंकि ये अकेला काफी है। जैसे एक ये अकेला कैपिटल टी लंबाई के लिए काफी था, है ना, लंबा करने के लिए, तो वैसे ही एक अकेला डोमिनेंट अलील काफी है बीमारी करने के लिए। और ये ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ये अकेला काफी है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, अगर इसके पास है भी तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो मैम जो बीच वाला है मैम वो कैरियर हो जाएगा। नहीं कोई कैरियर नहीं होगा, कहाँ से कैरियर होगा, ये रिसेसिव के पास प्रेजेंट है, ये छोटा वाला रिसेसिव है ना, इसमें क्या बोल रहा है, डोमिनेंट होना चाहिए, म्यूटेंट अलील क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर अपीयर इन बोथ सेक्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है इक्वल, मतलब अगर 50% मेल को होगा तो 50% फीमेल के होने के चांस है, फीमेल को भी हो सकता है। ठीक है, ये स्किप नहीं करता है जनरेशन, दिस डू नॉट स्किप जनरेशन, हमने पढ़ा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में स्किप नहीं होगा जनरेशन, क्योंकि एक भी काफी है, एक अलील भी काफी है, तो कोई स्किप होने का चांस नहीं है। जहां पे मतलब दोनों को जरूरी है वहां पे स्किप होते हैं जनरेशन, यहाँ तो स्किप होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही जीन काफी है। अनअफेक्टेड यस पर्सन डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट, अगर अनअफेक्टेड पर्सन है तो वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता ट्रेट। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव में क्या होगा, दीज आर ट्रेट्स हुज म्यूटेंट अलील इज रिसेसिव। ठीक है, म्यूटेंट अलील क्या है, रिसेसिव है, मतलब म्यूटेंट अलील क्या होगा, ऐसे म्यूटेंट अलील क्या होगा, रिसेसिव होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अपीयर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। अफेक्टेड चाइल्ड आर कॉमनली बॉर्न इन अनअफेक्टेड पेरेंट, ये हमने पढ़ा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट है, आगे आकर के दिख गया। पेरेंट क्यों Yes. आगे दिख गया, क्योंकि पेरेंट तो हेट्रोजाइगस थे, पेरेंट क्या थे, Yes. हेट्रोजाइगस थे, लेकिन ये दोनों मिल गया, अब बच्चे में दिख गया। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट थे लेकिन बच्चे में दिख गया। ठीक है, यस मैम। समझ गए। सो ये जनरेशन को स्किप करता है, पेरेंट में नहीं था बट बच्चों में दिख गया। तो बच्चे हर चीज को आप मेंडल के ही उससे क्यों नहीं लगा के देख लेते हो। ठीक है, अगर बीमारी ही है तो सिंपल देख लो कि भाई मेंडल में जो बीच वाला जनरेशन था वो हेट्रोजाइगस था, कोई Yes, भी ma'am. उम्मीद नहीं थी कि इससे जो ड्वार्फ बच्चे पैदा होंगे, लेकिन आगे ड्वार्फ बच्चे पैदा हो गए। क्यों, क्योंकि इसका Yes, मतलब ma'am. ये हेट्रोजाइगस थे, ये कैरियर थे, ये क्या थे, कैरियर थे। रिसेसिव ट्रेट अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली अमंग द offspring of cancergenous marriage between man and woman genetically related to each other, cousins के बीच में अगर मैरिज होती है तो ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, Okay, किसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारी बीमारियां हैं। ठीक है, अल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, अब देखो सिकल सेल एनीमिया का ही ले लो, अगर कजन्स हैं तो एक को होगा दूसरे को भी होगा, है ना, उस फैमिली Yes, ट्री में ma'am. वो डिजीज आ रही है, तो ऑब्वियसली दोनों रिसेसिव मिल जाएंगे और आगे क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ओके, अटैच ईयर लोब जो होता है देखने को मिलता है, अटैच ईयर, फ्री ईयर लोब जानते हो ना, किसी के फ्री Yes, होते हैं ma'am. किसी के अटैच होते हैं। फ्री वाले कान ऐसे होते हैं और अटैच वाले कान ऐसे होते हैं, है ना, अटैच होता है Ma'am, बिल्कुल। attach- Yes, ma'am. वो recessive होता है attach हाँ, वाला. अटैच वाला रिसेसिव होता है, समझ गए। तो ये भी क्या है, एक तरह का डिसऑर्डर है कि नॉर्मल क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, अब अटैच है। समझ गए, आज आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या डिसऑर्डर है, डिम्पल डिसऑर्डर है, Yes, ma'am. अटैच अनअटैच डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब हम सिकल सेल एनीमिया देखते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, बाकी बीमारी से तो आए नहीं आए, इससे आते हैं सिकल सेल एनीमिया से। तो सिकल सेल एनीमिया में भाई दो तरह का ये जो प्रोटीन बनता है, हम जानते हैं कि आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन अल्फा और प्रोटीन होते हैं। बीटा. हाँ, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास कोडिंग क्या होनी चाहिए थी, कोडिंग क्या होनी चाहिए थी,
हमारा ये GAG बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए? GAG बनना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा क्या बन जाता है? वैलिन। इसका मैंने पूरा एक और बार बता चुका है, एक डिटेल बता Yes. चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वैलिन। सिंपल देखो बच्चे, GAG ग्लूटामिन के लिए कोड करता है। GAG से क्या बनता है? अगर GAG लिखा है तो क्या पता है कि भाई ग्लूटामिक बनेगा, लेकिन GUG लिखा है तो इसका मतलब क्या लाना है? वैलिन बनाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या बनाना है? वैलिन बनाना है। समझ गए? जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो एक चीनी की जगह पे अगर आप नमक डाल देते हैं तो वो चाय पूरी क्या होती है? हो जाती है, चाय नहीं रह जाती है। सिंपल सा। Yes. तो वैसे ही ग्लूटामिन की जगह क्या बन गया? अब ए की जगह यू डाल दिया तो वैलिन बन गया। तो जो वैलिन बना, इसकी वजह से जो आपका सिंपल सा जो अमाइनो एसिड, सॉरी हीमोग्लोबिन का जो आपका आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, ये ना हो करके आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? सिकल सेल हो जाता है, Cell. ठीक है। ये है आपका नॉर्मल आरबीसी, और ये हो गया आपका कौन सा? Mutant RBC. यस, म्यूटेंट आरबीसी। तो सिकल सेल एनीमिया किस चीज का और एग्जांपल है? प्लियोट्रॉफी का भी एग्जांपल है। ऐसे ही Yes. फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मैंने बताया था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया भी आपका प्लियोट्रॉफी का एग्जांपल है, और उसमें भी यही सेम चीज होता है बच्चे कि हाँ, उसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन है ट्रायोसिन में नहीं बदल पाती है। क्यों? एक एंजाइम नहीं Yes. बन पाता है, और ट्रायोसिन में नहीं बदलने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है उसको 6 महीने के बाद, पहले तो लगेगा नॉर्मल है, उसके बाद क्या होगा? उसके दिमाग में जाकर के, ठीक है, ब्रेन में जाकर के वो एक्यूमुलेट होने लगता है, फिनाइल Yes, एलेनिन ma'am. एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसको मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। 6 महीने बाद पता चलता है कि इसको ये बीमारी थी, और वो मेंटल रिटार्डेड हो जाता है। उसमें और भी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टायरोसिन में नहीं बदल रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट इम्बैलेंस रहता है। और क्या हो जाता है उसके अंदर? और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? उसके पिगमेंट्स, एल्बिनिज्म हो सकता है उसको आगे चल के, मतलब कि पिगमेंट बिल्कुल, स्किन का कलर लाइट है ना, आईब्रोज के कलर लाइट, आंखों का कलर लाइट, सब कुछ बिल्कुल और लाइट लाइट। मैम यूरिन भी उसका मैम बार बार रिलीज होता रहेगा क्योंकि मैम उसकी किडनी हाँ, की एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो कीटोन जाती है। कीटोन बिल्कुल उसमें उसके यूरिन में आने लगेगा, ठीक है। तो Yes. फिनाइल कीटोन्यूरिया बच्चे, ये दोनों बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिन की जगह वैलिन बन जाता है, तो नॉर्मल आरबीसी की जगह म्यूटेंट आरबीसी। अब म्यूटेंट आरबीसी क्या करेगा बच्चे? म्यूटेंट आरबीसी क्या करेगा? ये आपके क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, Yes, मैम. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। ऐसे ऐसे जो भी होते हैं ना बच्चे, इनकी लाइफ स्पैन घट जाती है। लाइफ स्पैन क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। क्यों? क्यों शॉर्ट हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो क्लॉट्स आ जाते हैं अंदर। क्या बन जाएगा? क्लॉट्स क्लॉट्स फॉर्म Yes, होते मैम. हैं। क्लॉट्स फॉर्म होगा तो हार्ट अटैक के चांस ज्यादा रहेंगे। हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस रहेंगे। ओके। और Yes, मैम. ऐसे भी वो बंदा जो है, वो जो भी बच्चा जिसको हो गया है, वो अच्छे से ना, उसको हमेशा फटीग रहेगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, उसको मतलब किसी चीज में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा ऑल टाइम। तो यहाँ पे Yes, आपका जो आरबीसी की क्वालिटी है, आरबीसी की क्वालिटी क्या हो गई बच्चे? घट गई। मैम. आरबीसी की क्वालिटी घट गई। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। एस क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। और जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया, उसमें आरबीसी की क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ऐसे जो थैलेसीमिया जिसको होता है, उन बच्चे को देखोगे कि बिल्कुल अचानक से ब्लड कम हो जाता है उनके शरीर में,
आरबीसी ज्यादा रहेगा, ब्लड कम, ठीक है, ऐसा हो जाता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा लेकिन फिर भी उनमें जो है ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा ऐसा केस आता है। और उनके बिल्कुल लिप्स वगैरह बिल्कुल एकदम स्किन कलर के हो जाएंगे, और चिड़चिड़ा सा हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल फटीग रहेगा उसको, मतलब गिडीनेस आ जाएगी, चक्कर आएंगे। फिर ऐसे लोगों को हमेशा ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और थैलेसीमिया क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप में नहीं दिख रहा है, ठीक है, माँ बाप में नहीं दिख रहा है, बच्चे में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव वाला है। मैंने देखा है ऐसे बच्चे को, माँ बाप बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उस बच्चे को हो गया थैलेसीमिया, अब माँ बाप परेशान है, उसको हर महीने मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिक पीपल को। तो वो क्या है, Yes. जेनेटिक डिसऑर्डर, बड़ी दिक्कत हो गई, समझ गए। मैम हीमोफीलिया में मैम नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। हाँ, हीमोफीलिया में, क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ठीक है। अब देखो एक मैं यूनिक चीज बता रही हूँ, सिकल सेल एनीमिया होने का एक फायदा भी है। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्यों हुआ था, जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं ना, वो जंगली एरिया में रहते हैं, वहां मलेरिया बहुत होता है, ठीक है, मच्छर बहुत होते हैं, मलेरिया बहुत होता है। तो उस म्यूटेशन की वजह से उसको उस एडेप्टेशन की वजह से उनके जीन में आया म्यूटेशन, ठीक है। एडेप्टेशन वो करना चाह रहे थे, उनकी बॉडी अडेप्ट करना चाह रही थी, भाई बार बार मलेरिया हो रहा है मर रहे हैं, बार बार मलेरिया हो रहा है मर जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह की चीजें होती है तो बॉडी अडेप्ट करना चाहती है, तो एडेप्टेशन के लिए जीन में आया म्यूटेशन। तो जब सिकल सेल एनीमिया इस तरह का हो जाता है ना, इस तरह का आपका ये हो जाता है, तो यहाँ जो है ना, उसके मलेरिया के जो सेल वगैरह है वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। मलेरिया ओके मैम। किस पे अफेक्ट करता है, आरबीसी में अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वो किस में अफेक्ट कर रहा है बच्चे, आरबीसी में जाकर के ग्रो करता है, तो अपने आप आरबीसी को में ग्रो ही नहीं कर grow पाएगा। हाँ, यस आरबीसी मैम। में अब ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे लोगों को मलेरिया होता नहीं था, समझ गए। और वो भी कौन फायदे में रहता था, जो सिर्फ कैरियर होता था, जो जिसके सेल क्या होते थे, हेट्रोजाइगस, ठीक है, जिसके सेल क्या होते थे, हेट्रोजाइगस होते थे। जैसे मान लो एक बिल्कुल अच्छा रहता था और दूसरा, एक हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और दूसरे में क्या है, सिकल सेल एनीमिया, तो ये तो कैरियर है ना, ये तो क्या है, कैरियर है, ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर है। ओके मैम। मेरे को इसको रिसेसिव वाला लिखना चाहिए ना, ठीक है। एच, ये एच बी मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एच एस मतलब सिकल सेल वाला। तो ये बच्चे क्या है, ये कैरियर है, इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया नॉट सीन, सिकल सेल एनीमिया क्या देखने को मिलेगा, नहीं, मैम। नॉट सीन, ठीक है, इनमें नहीं देखने को मिलेगा। और इनको एडेप्टेशन भी मिल गई मलेरिया से, तो मलेरिया से बच गए। लेकिन यही इसी तरह के दो लोग अगर शादी कर लेते हैं, आगे क्या कंडीशन हो सकती है, ये जब इसके साथ मिलेगा तो आगे जो बच्चा होगा उसको सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा, यस मैम। यस एच ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, दोनों मम्मी पापा कैरियर हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड, पेरेंट्स नॉट अफेक्टेड, बट नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आपका अफेक्ट हो अफेक्टेड, जाएगी। ठीक है, चिल्ड्रन ओ अफेक्टेड, चिल्ड्रन अफेक्टेड। इज दिस क्लियर? अब चीजें समझ में आ रही हैं, यस मैम। ठीक है, अब चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, कि भाई देखो अफेक्टेड नहीं था लेकिन चिल्ड्रन अफेक्टेड हो गया, ठीक है। ओके मैम। यहाँ मैं लिख दूं, पेरेंट नॉट अफेक्टेड, पेरेंट सिर्फ क्या है, कैरियर है, तो ये पेरेंट को तो फायदा भी हो गया कि मलेरिया से भी बच गया, ठीक है। तो ये बहुत यूनिक चीज है इसके बारे में कि सिकल सेल एनीमिया इसलिए हुआ था क्योंकि एडेप्टेशन लाना था मलेरिया से, ओके मैम। ओके। तो इसमें ऐसे ही हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया भी आ जाता है और आपका थैलेसीमिया भी आ जाता है,
ठीक है। थैलेसेमिया भी आ जाता है। थैलेसेमिया क्या है? ये मैम ये क्रोमोसोम 11 में कुछ क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। आरबीसी का क्वालिटी घट गया, आरबीसी का क्वालिटी घट गया, ठीक है। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। फिर आपका आ गया एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है बच्चे? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन not converted, not converted to, not converted to टायरोसिन। टायरोसिन से क्या हुआ? मेलेनिन नहीं बना, ठीक है। यस मैम। मेलेनिन नॉट फॉर्म, मेलेनिन नहीं बना। अब मेलेनिन नहीं बना तो क्या होगा? मैम ठीक है, लाइट स्किन कलर। यस मैम। और मैम लाइट, हेयर कलर, मैम हेयर कलर में भी आएगा और मैम नेल्स में भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यस, लाइट स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, सब कुछ लाइट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने पढ़ा है, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब। तो यस मैम। ये जो बीमारियां है ना, इन सारी बीमारियों को होने के लिए रिसेसिव चाहिए। रिसेसिव मतलब दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए? कैरियर होने चाहिए। दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए? कैरियर होने चाहिए। रिसेसिव अलील चाहिए। ओके, सो दे Yes. ऑल नीड रिसेसिव, कैरियर पेरेंट। ठीक है, रिसेसिव अलील यस। और कैरियर पेरेंट। पेरेंट कैसे होने चाहिए? कैरियर होना चाहिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस फिनाइल कीटोन्यूरिया का पता है आपको? मेंटल रिटार्डेशन, यस ठीक है। मैम। मेनली इसका मेंटल रिटार्डेशन ही है, जाके ब्रेन में जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में बच्चे जो लंग्स है ना, लंग्स में म्यूकस भर जाता है। लीवर में, पेनक्रियाज में, ये सारे जगह जो है ना वो म्यूकस भर जाते हैं, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस फॉर्म होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह अफेक्ट हो जाते हैं। बलगम निकलेगा बहुत ज्यादा। फिर पूरा का पूरा अचानक से क्या होगा कि मतलब बंदे को पता नहीं है, नॉर्मल है बंदा, लेकिन एक केस में अचानक से पता चल रहा है कि उसके मतलब लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस भर गया, ठीक है। और पता चल रहा है कि भाई ऐसी बीमारी है कि जो ठीक भी नहीं होगी। अब इन लोगों का कोई क्योर नहीं होता ना, यस मैम। ठीक है। मैम जो एल्बिनिज्म है मैम वो बिल्कुल फिनाइल की तो यूरिया जैसी है ना? क्या? हाँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसा ही है, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया में भी एक स्टेज ऐसा आता है कि ये चीज होने लगती है, क्योंकि उसमें भी क्या है, टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। नाउ यस मैम। एक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। एक्स लिंक डिसऑर्डर, तो एक्स लिंक डिसऑर्डर में दो तरह का होगा, डोमिनेंट डिसऑर्डर और रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए भाई एक भी चलेगा, है ना, एक भी चलेगा। एक भी जीन अगर करप्टेड है, एक भी फाइल, दोनों अलील में से, दो अलील में से एक फाइल भी करप्टेड है तो करप्टेड है। और एक्स लिंक रिसेसिव में दोनों फाइल करप्टेड होने चाहिए। बोथ जीन शुड बी, बोथ जीन शुड बी म्यूटेटेड, ठीक है, म्यूटेटेड। ओके, हाँ, एक्चुअली मैंने ऐसे ही याद किया था ना कि दो फाइल हैं, दोनों फाइल, एक फाइल करप्टेड, दूसरा फाइल तो बार बार वही मुंह से निकल रहा है। ओके, ओके। ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर कॉमन इन फीमेल्स, ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलेगा। डॉटर अफेक्टेड विद दिस मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट, अगर डॉटर को है इसका मतलब पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए डोमिनेंट में, ठीक है। वेरी रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एब्सेंस ऑफ टीथ, टीथ ही नहीं है, गायब है टीथ, तो ये क्या है? एक डिसऑर्डर है, टीथ उगा ही नहीं। ओके, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलेगा, कॉमन इन मेल्स। नॉट नेसेसरी ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन में हो ये जरूरी नहीं है, स्किप करेगा जनरेशन,
ठीक है। रिसेसिव वाला स्किप करता है जनरेशन, सबको पता है भाई, एक ही बात बार बार क्या बोलना है ना। रिसेसिव Yes, वाला ma'am. स्किप करता है जनरेशन, अचानक से देखने को मिल जाता है। मदर कुड बी कैरियर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हीमोफीलिया में भाई अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर में क्या होगा कि मदर को अगर अगर एक लेडी को हो रहा है तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में हीमोफीलिया होना चाहिए, लेडी को हो रहा है तो। Yes, ठीक है, ma'am. और अगर मेल को हो रहा है तो एक ही काफी है, क्योंकि दूसरा तो है नहीं ना अच्छा फाइल, दूसरा तो है नहीं अच्छा जीन की उसको मास्क कर सके, और लेडी में तो दूसरा जीन है उसको मास्क करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक कंडीशन दे रही हूँ, मुझे बताओ कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा। ठीक है, मैम पहले में और तीसरे। अच्छा मैम फर्स्ट एंड थर्ड। पहले में होगा, यस मैम। दूसरे में मैम नहीं होगा। नहीं होगा। No, दूसरा ma'am. क्या है, दूसरा सिर्फ कैरियर है। यस मैम। यस मैम मैम। ठीक है, तीसरे में होगा। तीसरे में तीसरा होगा। होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ये है, ठीक है, कैरियर है एक, और साथ में इसकी मैरिज हो गई, साथ में इसकी मैरिज हो गई नॉर्मल मेल से, तो क्या चांस है होने का। नो मैम। नो मैम। मैम 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 नहीं हो सकता क्योंकि मैम अगर मैम एक अगर एक्सेस फीमेल तो नो दूसरा मैम जो जरा मास। है पहले पहले चांस। पहले पहले ये कर लो, मैम ये है देखो तो ये एक चांस ये क्योंकि बनेगा, मैम नहीं होगा। एक ये मैम बनेगा, होगी। ठीक है, 25% कैरियर फीमेल एक होगी। एक एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, बनेगा यस मैम मैम। यस मैम एक में तो बनेगा। एक में होगा ना। ये कौन हाँ होगा, मेल होगा कि फीमेल, मेल। मेल है, मेल है ना। तो ये यस किससे जा रहा है, मदर से। ठीक है, मदर कुड बी कैरियर एंड नॉट नेसेसरली ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन में जाने का चांस बहुत कम है, लेकिन मदर से आपका, ठीक है, ये मदर है ना, मदर से किस में गया, सन में गया। तो यही हुआ था विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के केस में। क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो आई थी, क्वीन विक्टोरिया जो आई थी वो क्या थी, है ना। मैम वो अफेक्टेड थी, मतलब वो कैरियर थी ऑफ हीमोफीलिया की। ठीक है, ये इसको पता नहीं था क्वीन विक्टोरिया को। ओके, देखो विक्टोरिया बना दिया मैंने। मैम ये विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया, लेकिन मैम वो बहुत मोटी सी थी मैम, मतलब। ठीक है, तो भाई क्वीन विक्टोरिया है। अब इसको पता नहीं है, पता नहीं है भाई कि इसका जो एक एक्स है वो क्या है, फॉल्ट है ना, उसमें क्या है, Yes, बीमारी है। और इसने मैरिज की किससे, मैरिज की किससे, नॉर्मल मेल से। ठीक है, इसने मैरिज की थी किससे, एक नॉर्मल। नॉर्मल मेल से। ठीक है, ये नॉर्मल मेल है, इससे मैरिज की, ओके, किंग से मैरिज की। अब जो आगे जनरेशन आए, ये मैं क्यों बना रही हूँ आपको याद रहेगा, ऐसे फालतू काम किया करो बैठ के। अगर ये फालतू काम है तो ये फालतू काम किया करो बैठ के, ठीक है। ओके मैम। तो फालतू काम करोगे, ये वाले फालतू काम करोगे तो आपको याद रहेगा बच्चे। चलो लो, बाल बना दिए, टकली नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? ये जब फालतू काम करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी बच्चे। क्वीन विक्टोरिया बन गई, तो आगे जो बच्चे आए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा। अब हम प्यूनेट स्क्वायर बना लें थोड़ा, यस मैम। यस मैम। ताकि आपको यस चीजें याद रहें। हम्म,
चलो ठीक है, ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का। ठीक है, तो इनके क्या हो गए, इनके क्या गैमेट बनेंगे? मैम एक XH और एक X और एक X and Y। ठीक है, तो ये बन गया XH और X, और इधर क्या बन गया? X और Y। और Y। वाई। तो ये दोनों मेट किया तो XH X, फिर XH Y, XX और XY। ठीक है, तो ये क्या हो गई? कैरियर हो गई, कैरियर हो गई, है ना। और ये क्या है? फीमेल है। अब ये आगे जनरेशन में फिर से अपने बच्चे को देगी बीमारी, है ना। Yes। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल फीमेल। फीमेल। ये नॉर्मल। नॉर्मल मेल। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। और ये क्या हो गया भाई? अफेक्टेड। हीमोफिलिक, हीमोफिलिक अफेक्टेड मेल। मेल, हीमोफिलिक मेल। अब इसके में क्या होगा? ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो बच्चा पैदा होगा, ये आगे अपनी डॉटर को दे देगा और ये आगे अपने सन को दे देगी, है ना। ज्यादा चांस नहीं बनेगा। तो जो हीमोफिलिक होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा भी कट लग गया तो बस खून की गंगा खून की गंगा बन जाती है ना। बिल्कुल वो रुकता ही नहीं है, क्लॉट नहीं होता। नॉर्मल कुछ सेकंड में क्लॉट हो जाते हैं, 10 सेकंड के अंदर, इनमें क्लॉट नहीं होता, वो खून बहता रह जाता है। यस मैम। मैम ये अफेक्टेड में होता होगा ना, कैरियर में नहीं ना? कैरियर में नहीं दिक्कत होती है, कैरियर फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, कैरियर फीमेल को तो पता भी अफेक्टेड नहीं में है। होती है। कैरियर फीमेल में नहीं दिक्कत होगी, मेल में होगी। मेल में देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि रिसेसिव होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। लेकिन रिसेसिव में भी भाई अगर मेल के पास एक ही एक्स है तो क्या कर सकते हैं, वही अपना शो करेगा। ठीक है, वही अपना कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि मास्क करने वाला कोई है नहीं। और यहाँ पे तो मास्क करने वाला है ना, अच्छा वाले ने क्या किया, मास्क कर दिया। यस तो मैम। फीमेल को होने के लिए, फीमेल कैन बी हीमोफिलिक कब होगी, किस केस में होगी फीमेल? मैम जब दोनों अफेक्टेड हो, मतलब ठीक है, एक्स दोनों। इफ बोथ, हाँ, इफ बोथ द एक्स जीन आर is अफेक्टेड। affect is आर लिखा। अफेक्टेड। Yes, very good. are affected। ठीक है, दोनों अगर अफेक्टेड है। और मेल होगा कब? मैम जब जब एक एक एक्स अफेक्टेड है। मेल कैन बी हीमोफिलिक फीमेल का एक्स जो है वो अफेक्टेड कैरियर है। even only with single, even एक्स अफेक्टेड जीन। only with single affected X chromosome। ठीक है, क्लियर? यस यस। ओके। फिर ऐसे ही है कलर ब्लाइंडनेस। बच्चे कलर ब्लाइंडनेस, इसका तो मैं लेके नहीं आई, आप लोगों को दिखाना था कि मैं देखूं जरा घर इस क्लास में कौन कौन कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में चलता है। भाई हाँ, अलग अलग तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है। रेड कलर किसी को नहीं दिखता, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लू नहीं दिखता, है ना। तो ऐसे लोगों को भाई कच्ची सब्जी को पका समझ के खा लेते हैं। है मैम। अरे तो हरा नहीं दिख रहा उनको, लाल नहीं दिख रहा, पता ही नहीं चल रहा। अब बताओ, लाल नहीं दिख रहा उनको, अब वो हरा वाला ही उठा के खा लिए, मैम ये तो पता नहीं बहुत चला ही ना। अब सब्जी खरीदने गए, अब हरी सब्जी दिख ही नहीं रही है उनको, हरी सब्जी नहीं दिख रही, हरे की जगह कुछ और ही दिख रहा है, हरा कलर ही नहीं दिख रहा उनको, तो कुछ ही उठा के लेके आ जाएंगे। सड़ी है वो, कैसी है, पता ही नहीं चल रहा उनको। ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा है, कब हरा जला कब लाल, कब लाल जल रहा इसलिए है। उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही बनता। ठीक है, समझ गए। तो वो एक तरह का ये बनाते हैं एजम्पशन कि अच्छा इस तरह से होने पे ये हो रहा है। ठीक है, चलाते चलाते फिर वो एजम्पशन बनाते हैं। सब्जियों में बड़ी दिक्कत है, हरा नहीं दिख रहा ला। अब अपने फेवरेट ड्रेस नहीं समझ में आ रही है,
अब रेड कलर का ही पार्टी का कोड, अब उनको दिख ही नहीं रहा है रेड कलर, खरीदने गए शॉप में, समझ रहे हो? तो यस यस है ना, कितनी दिक्कत होती होगी उनके लाइफ में। तो बोला जाता है कि जो आपके ये है ना, क्या नाम है यार उनका, ट्विटर के जो है, फेसबुक के जो है मालिक, यस इसलिए मार्क जुकरबर्ग। हाँ हाँ, उनको भी कलर ब्लाइंडनेस है। यस ठीक है, मैम। उनको भी कलर ब्लाइंडनेस है, बोला जाता है, अब कितनी बात सच है ये पता नहीं, उनको भी कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए उन्होंने ब्लू रखा है, उनको रेड रेड ग्रीन नहीं दिखता। ठीक है, तो वही है, अब पता नहीं उनकी लाइफ कैसी होती होगी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये दिक्कतें उनको होती हैं। देखो आपको सुनने में लगेगा क्या है, लाल और हरा नहीं दिख रहा है, सोच के देखो लाल हरा नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, हाँ लाल हरा दिख ही नहीं रहा है, ब्लड दिख ही नहीं रहा मैम है, इरिटेशन भी होने लग जाती होगी। किसी सब्जी लाल नहीं और दिख हरा रहा दोनों का है, सब्जी नहीं दिख रही है, हाँ कच्ची सब्जी को पक्का समझ के खा रहे हैं, सब्जी नहीं दिख रही है, फल नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो देखो ये सारी चीजें होती हैं। एंड कलर ब्लाइंडनेस ये इशिहारा कार्ड से चेक किया जाता है, कार्ड बनता है, इससे चेक किया जाता है उनका। एंड नॉर्मल फीमेल हैविंग डिजीज फादर एंड नॉर्मल मेल हो सकता है। ठीक है, तो देखो पेरेंट में ये कैरियर है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है। ओके, यस मैम। तो फीमेल कैरियर थी, ओके, मेल नॉर्मल है। अब क्या होगा, एक नॉर्मल गर्ल हो गई, ये दोनों क्रॉस किया, ये दोनों नॉर्मल बॉय, कैरियर गर्ल आई लेकिन बेचारा बॉय, यस मैम। है ना, तो ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, मोर बेचारे कॉमन इन मेल। अब बताओ ये मेल जब जाएगा वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब खरीदने, मैम आपके बात मैम इससे तो लाल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या ही होगा, समझ गए, समझ मैम गए? अगर उसकी मैम अगर वो जिसे देने जाएगा उसे रेड ड्रेस पहनी होगी तो ये कलर का कहेगा खरीद लेगा। हाँ, अब पहनी है। सोचो कि शादी हो रही है, अब वो उसने रेड ड्रेस पहन रखी है, अब इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है, क्या है, ब्लैक दिख रहा है, कुछ और ही दिख रहा है तो लड़की भी अच्छी नहीं दिख रही है इसको, समझ गए? सो ऑल द गर्ल्स आर नॉर्मल, 50% नॉर्मल कैरियर वेरस 50% नॉर्मल। तो भाई 50% गर्ल नॉर्मल हो गई, देखो माँ थी कैरियर लेकिन गर्ल नॉर्मल हुई, और दूसरी है भी तो कैरियर है। अब वो कैरियर क्या करेगी आगे चल के, फिर किसको देगी, सन को देगी, ज्यादा चांस है। ठीक है, तो इसलिए मोर कॉमन इन मेल, रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता, बड़ी ही इनकी लाइफ बेकार हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब इसमें दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंड फीमेल है और नॉर्मल मेल है। अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है, देखो जो फीमेल है वही कलर ब्लाइंड है, और नॉर्मल है मेल, तो क्या होगा, क्या होगा, जो एक एक बच्ची जो पैदा होगी वो कैरियर होगी, दूसरी बच्ची जो है वो भी कैरियर है, और जो बॉय है फिर से कलर ब्लाइंड है, और जो बॉय है दूसरा तो दोनों बच्चे, दोनों जो उसके जो मेल बच्चे हैं, है ना, दोनों जो बेटे हैं उनको क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, तो माँ थी Yes. कलर ब्लाइंड, बच्चियां बच गई, और जो दोनों बच्चे थे उनको क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, समझ गए? यस मैम। तो ओके, मैम तो बहुत दिक्कत हो गई फिर बेचारे मेल्स को। यस मैम। हाँ ठीक है, तो मैम फिर तो हीमोफीलिया बहुत के बारे प्रॉब्लम में हुई मैंने है। आपको बता ही दिया, हीमोफीलिया के बारे में बता ही दिया, क्वीन बैक्टीरिया के रॉयल डिजीज भी इसको बोला जाता है, बड़े बड़े लोगों को, है ना, रॉयल डिजीज बोला जाता है ओके, चैप्टर खत्म कर दूं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता ही देती हूँ, है ना, क्योंकि यस एक मैम। टॉपिक के लिए क्यों नहीं रखना, खत्म कर देते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगी, ये चैप्टर अगर ऐसे खत्म कर दिए तो फिर कोई मतलब नहीं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका आ जाता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में या तो एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है, या तो पूरा पेयर एक्स्ट्रा चला जाएगा, या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा,
या फिर पूरा का पूरा पेयर कम हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या बोलता है? इट फाउंड इन मैन, मैन में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लीनफेल्टर मैन में, और ये इंडिविजुअल क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल मतलब अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। द जेनेटिक नॉन फर्टाइल। The genetic disorder is caused due to presence of additional copy of X chromosome. एक एक्स्ट्रा X आ गया। मैम वो जो थर्ड जेंडर होते हैं मैम, वो उन्हें यही होता है कि नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चे? इसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया। क्या आ गया इसमें? एक एक्स्ट्रा X आ गया। द करियोटाइप, जो करियोटाइप होगा वो कैसा हो सकता है? देखो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, पूरा एक पेयर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से करियोटाइप बन सकता है। पूरा का पूरा पेयर आ सकता है, एक्स्ट्रा 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 बन सकता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया। XY तो था उसके पास, लेकिन एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, एडिशनल X क्रोमोसोम आ गया। तो इसमें होगा क्या 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 होगा? अनडेवलप्ड टेस्टिस। ठीक है, तो जब टेस्टिस ही डेवलप नहीं है तो स्पर्म कहाँ बनेंगे? तो ये स्टेराइल कहाँ होगा? मतलब ये रिप्रोड्यूस मेल कहाँ होगा? नॉर्मल मेल कहाँ होगा? अनडेवलप्ड टेस्टिस है, इसलिए क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। और क्या हो जाएगा इसमें? स्पार्स बॉडी हेयर, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी हेयर हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन होगी इसमें, ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ आगे आगे देखो, टर्नर सिंड्रोम, इसी का उल्टा, क्लिनफेल्टर का उल्टा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा? फीमेल में। ठीक है, देखो क्लीनफेल्टर में क्या होगा? एक्स्ट्रा X आ गया, मतलब कि वो स्टेराइल होगा और साथ में लेडीज के कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेडीज जैसी वॉइस हो जाएगी, तो लेडीज वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। और इनमें क्या होगा? टर्नर में वैसे ही उल्टा, टर्नर में उल्टा कि जो फीमेल है वो स्टेराइल है और मेल वाले ज्यादा कैरेक्टर है। तो इसमें एक्स्ट्रा वाई नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा वाई नहीं। अगर एक्स्ट्रा वाई आ गया तो फिर तो मेल जैसा ही हो गया, मेल हो गया ना। इसमें एक्स ओ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ओ नहीं रहेगा, एक एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसके जो फीमेल के जो कैरेक्टर हैं वो कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, फीमेल के कैरेक्टर कम देखने को मिलेंगे। और इस को हम क्या बोलते हैं? मोनोजोमी। क्या बोलते हैं? मोनोजोमी। जो आपका एक जो है कम है, एक सेक्स क्रोमोसोम क्या है? कम। ओके, 45 प्लस एक्सो कम हो गया। नाउ ओवरीज इनकी बहुत अंडर डेवलप होती है। लैक ऑफ अदर सेक्सुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एबनॉर्मल या एब्सेंट ही होगा। ठीक है, स्मॉल यूट्रस होगा, शॉर्ट हाइट भी कम होगी, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस होगा इनका, और स्किन फोल्ड्स ऑन बैक ऑफ द नेक, वेब्ड नेक होगा। ठीक है, जो नेक है ना उसमें ऐसे ऐसे फोल्ड्स टाइप के दिखेंगे। ओके, वेब नेक। तो ऐसे देख करके आप पता कर सकते हैं कि इसको टर्नर सिंड्रोम है। ओके, ठीक है। यस मैम। इसी में देखो इसी में बोलते हैं सुपर मेल्स बोला जाता है, जिनके पास एक्स्ट्रा भाई वाई प्रेजेंट है। और सुपर फीमेल किसको बोला जाता है? जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, सुपर मेल एक्स्ट्रा वाई हो गया, और सुपर फीमेल जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स हो गया। तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा होना अच्छी बात नहीं है कि ज्यादा एक एक्स्ट्रा वाई आ गया तो उड़ने लगेगा, क्रिस बन जाएगा। क्रिस नहीं बन जाएगा। वो सुपर मेल का मतलब है कि भाई जिंदगी खराब, समझ गए? सुपर फीमेल का मतलब जिंदगी खराब, समझ गए? यस यस मैम। ओके, इसके बाद बच्चे एक आता है आपका डाउन सिंड्रोम, है ना? यस डाउन सिंड्रोम आता है जो कि आपका 21 क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है, 21 नंबर क्रोमोसोम में। उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, प्रोट्रूडिंग टंग हो जाता है, हाइट कम हो जाती है ना? 21 क्रोमोसोम में देखने को मिलता है आपको। उसमें 21 नंबर क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा हट जाता है, एक्स्ट्रा पूरा का पूरा क्या हो जाता है? हट जाता है। तो उसमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट सेशन में ना मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इसके,
स्पेशली मैम वो पेडिग्री। मैम एक जो केस होता है जिसमें जो बच्चे के अंदर जो हर्ट होता है मैम वो लेफ्ट नहीं राइट की तरफ होता है मैम, वो क्या होता है? पता नहीं उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ये बहुत रेयर केस है ये तो भाई, और इससे रिलेटेड होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है वो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता तो फिर तो पड़े रहते इसके अंदर। यस मैम। वो एक मूवी में था ना कि उसका हार्ट ही Yes. मतलब गोली चली तो पता चला उसका हार्ट ही उस साइड में था और वो बच गया राइट साइड में। तो जिस दिन मैंने वो मूवी देखी थी तो मैं अपना हार्ट चेक कर रही थी, मेरा हार्ट किस साइड है, कहीं मेरा भी तो राइट साइड नहीं है। मैम आप वो साउथ मूवी की बात कर रही है ना? क्या? मैम एक साउथ मूवी है उसमें वो उसे मारता है तो वो कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो थोड़ा हाँ राइट की तरफ। हाँ। हाँ मैम तो मैंने फिर भी देखी। उस दिन मैंने बहुत बार अपना हार्ट चेक किया कि मेरा किस तरफ है, कहीं मेरा भी तो नहीं राइट साइड है, तो मुझे लग रहा था 2 दिन तक लगा कि मेरा भी राइट साइड ही है लगता है। मैम कौन सी मूवी है? पता नहीं मुझे, मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता रहते हैं movies के। मैम अटेंडेंस नहीं होंगी? क्या? मैम अटेंडेंस